नमस्कार। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखिका प्रतिभा राय की लिखी कहानी पादुका पूजन। तो आइए सुनते हैं कहानी पादुका पूजन। राम जैसा पितृभक्त कौन है या लक्ष्मण जैसा भातृभक्त और कौन जन्मा है इस दुनिया में। पादुका पूजन में भरत से आगे निकल जाए ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में। विधान बाबू के घर पर पादुका पूजन देख कोई कोई ऐसा सोचता है तो कोई कोई हंसता है। सोचते हैं यह सब दिखावटी भक्ति है। पादुका पूजन वह भी पिता की नहीं, न ही माँ की, बल्कि पिता के छोटे भाई और विधान बाबू के चाचा की। माँ बाप की पादुका की बात छोड़ो, उनकी तो कोई तस्वीर तक नहीं है विधान बाबू के घर पर चाचा की पादुका की पूजा हो रही है। उन दिनों फोटो नहीं खींचता था, भला यह कैसे कहा जा सकता है। बात है ही कितनी पुरानी। विधान बाबू का बचपन अभी 30-35 साल पहले की ही तो बात है। तब तक शहर के लोगों द्वारा अपनी तस्वीर मढ़वा कर दीवार पर टांगने का फैशन आ चुका था, लेकिन निपट गांव में रहने वालों के घर की दीवारों पर जिंदा लोगों के फोटो खिंचवा कर दीवार पर टांगना नहीं देखा गया था। भगवान की तस्वीर छोड़ इंसान की तस्वीर दीवार पर टांग कर रोज दर्शन करना, भला कोई क्यों ऐसा अनर्थ करेगा। एक आध लोगों की तस्वीर और भगवान की तस्वीरें टांगी जाती जमींदार साहूकार की दीवारों पर। फूल माला पहन धूप बत्ती जलाई जाती थी मरे लोगों की तस्वीरों के सामने। इसलिए विधान बाबू के पिता, माता, चाचा, चाची, किसी की कोई तस्वीर नहीं। उनके चेहरे सब मर खप चुके। सिर्फ स्मृति पटल पर जितना कुछ बचा है उतना ही। आज विधान बाबू के घर में फोटो खींचने का फैशन दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खाना खाकर हाथ धोते समय का भी फोटो खींचा जाता है। विधान बाबू को इस बात का अफसोस था कि माँ बाप, चाचा चाची का कोई फोटो वे नहीं रख पाए, लेकिन सिर्फ चाचा की चमड़े की 2 चप्पलें पूजा की चौकी पर रखकर पूजने की वजह क्या है। बच्चों के पूछने पर वे कहते, पिताजी की आंखें मूंदते समय मैं पढ़ता था 9वीं कक्षा में। चाचा ने ही बचपन से गोद में खिलाकर बड़ा किया था। पिताजी ने जीते जी अपने बच्चों को गोद में उठाया हो यह याद नहीं। पिताजी थे एक गर्म मिजाज वाले आदमी, इसलिए मैं पिताजी की अपेक्षा चाचा को अधिक चाहता था। यह बच्चों के सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं था, यह जानते हैं विधान बाबू, पर क्या बच्चों को सब कुछ बताया जाता है। बताए जाने पर भी बच्चे उनकी भावुकता पर उतना ध्यान नहीं देंगे जितना देती है चित्रा, उनके बच्चों की माँ। बल्कि बच्चे सोचते हैं कि उनके पिता बहुत कंजूस और अकृतज्ञ व्यक्ति है। इनके चाचा जी ने इनके लिए इतना कुछ किया, पर विधान बाबू के घर का पादुका पूजन बंधु बांधवों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया था। इसका मतलब यह नहीं कि विधान बाबू चाचा के प्रति अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे थे, बल्कि विधान बाबू ने अपने शयन कक्ष के एक कोने में रखी चौकी पर मलमल का एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चमड़े की 2 पुरानी चप्पलें रखी हुई है। उन पर चंदन के छींटे सूख चुके हैं। हर साल चाचा का श्री बदन चंदन और धूप से पूजते हैं, क्योंकि भतीजा होने के कारण वे चाचा का पिंड नहीं पूज सकते। हर रोज नहाने के बाद भगवान की तस्वीर को प्रणाम करते समय पिता, माता, चाचा की पादुका को प्रणाम करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन यह बात छिपी नहीं रही। आजकल जन्म देने वाले माता पिता के नाक में भी योग्य संतानों ने दम कर रखा है। मरने पर चाचा चाची को भला कौन पूछता है। परंतु मृत चाचा का पादुका पूजन करना क्या कलयुग में पितृपुरुष के प्रति भक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण नहीं है। बात बात पर पास पड़ोस, बंधु बांधव अपने बिगड़ेल बेटा बेटी से कहा करते हैं, जाकर देखाओ विधान बाबू का घर कितने महान व्यक्ति है, कितने विद्वान, कितने ख्याति प्राप्त, पर चाचा का पादुका पूजन करते हैं। पितृपुरुष की भक्ति के कारण वे दिनों दिन ऊपर से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। जाओ देखो,
जरा सी सद्बुद्धि तुम लोगों को भी मिलेगी। विधान बाबू के सामने कोई उनकी इस तरह प्रशंसा करता तो वे उदास हो उठते। सीने में एक अजीब सी पीड़ा होने लगती। 80 साल तक चलते चलते थक चुके चाचा के 2 मैले पतले पांव दुख जाते, आंखें भर आती। लोग क्यों दूसरों की बातों में दिमाग खपाते हैं? उनके असहाय दुख पर बार बार चोट करने की क्या जरूरत है? कोई किसी को पूजे न पूजे यह उसका निजी मामला है, इसमें दूसरे लोग सिर क्यों खपाते हैं? जो लोग विधान बाबू के निकटतम बंधु बांधव हैं, उन्होंने विधान बाबू में महज पितृपुरुष के प्रति अगाध भक्ति का ही नमूना पादुका पूजन नहीं देखा, करुणा का एक विचित्र रूप भी देखा है। कोई कुछ मदद मांगने आता तो पहले वह उसके पीठ की ओर न देख उसके पैरों की ओर देखा करते हैं। एक लंबी सांस छोड़ते हैं, कुछ मदद करे या न करे। पूछते हैं, तुम्हें एक जोड़ी चप्पलें चाहिए क्या? मेरी चप्पलें लोगे? या फिर रुपए देता हूँ, एक जोड़ी चप्पलें खरीद कर पहन लेना। देखो तुम्हारे पैर कितने जलते हैं। बहुत तकलीफ होती होगी गर्मियों में, गर्म रेत पर, पक्की सड़कों पर। रोगी, भिखारी, गरीब छात्र और मदद मांगने आने वालों तथा वयस्क अभावग्रस्त रिश्तेदारों को उन्होंने नई चप्पलें खरीद कर दी है। पूछने पर कहते हैं, सिर्फ अन्नदान या वस्त्रदान ही पुण्य कार्य नहीं है। गर्मियों में, जाड़ों में पादुका दान करना महान पुण्य है। मेरे बचपन में चाचा ने एक बार कहा था। इतना कहकर कहीं खो जाते विधान बाबू। इससे पता चलता है कि चाचा की बात को वेद वाक्य मान लिया है विधान बाबू ने। वे बड़े विनयी और भावुक भी है। विधान बाबू जो कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पाते। आंखों के आगे उभर आते चाचा के 2 सफेद फूले हुए मृत पैर। वे ही 2 पैर किसी दिन विधान बाबू के पैर बने थे। चाचा के पैरों से विधान नामक उस बालक ने उस दिन राह न चली होती तो क्या आज वह इस मुकाम तक पहुंच पाता? उन दिनों के संयुक्त परिवार की बात पर आज विधान बाबू के बच्चे विश्वास नहीं करते। विश्वास कर भी ले तो पसंद नहीं करते। परिवार का मतलब क्या? गाय बैल का झुंड है? बाप रे बाप! दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, चाचा, चाची, बड़ी माँ, दादी माँ, सबके बच्चे, आने जाने वाली बुआ, मौसी, दीदी और उनके बच्चे, दूर के रिश्तेदार, बंधु बांधव, नौकर चाकर, हलवाए, सभी खाएंगे एक ही हांडी में। इसका मतलब दिन रात चूल्हा जलता रहेगा, शादी विवाह की तरह। किस तरह इतने लोग इकट्ठे रह लेते हैं एक छत के नीचे, मुंह बंद करके, गाय बैलों की तरह, जिनकी अपनी कोई इच्छा, आग्रह, पसंद, यहाँ तक कि कोई खाद्य रुचि तक नहीं होती। बच्चे एक जैसी पैंट शर्ट पहनते हैं। औरतें सधवा विधवा के अनुसार एक जैसी साड़ियाँ पहनती हैं। हालांकि मायके की साड़ियाँ अलग होती है, लेकिन कभी किसी को एक दूसरे की साड़ी गहने पहनने की कोई मनाही नहीं थी। मानो घर न हो, अखाड़ा हो, दिन रात हो हल्ला शोर शराबा, हर कोई कार्य में व्यस्त, किसी को किसी काम से परहेज नहीं। कोई सब्जी काटती तो कोई पानी भर लेती। इस गोद से उस गोद तक बच्चों की आवाजाही, इस तरह इस हाथ से उस हाथ तक काम भी हो जाता आसानी से। हो सकता है औरतों के मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुराव छिपाव या ईर्षा हो, पर वह बात मर्दों के कानों तक नहीं पहुंचती। मानो 2 राज्य हो, औरतों का, मर्दों का। किशोर विधान मर्दों के राज्य की खबर से परिचित है, क्योंकि उसके पिता चाचा की तरह उसने भी कभी औरतों के राज्य की खबर नहीं रखी। सिर्फ कचहरी के काम से जब कटक जाते, कंदरपुर का नामी रसगुल्ला एक हांडी ले आते बच्चों के लिए। विधान को रसगुल्ला प्रिय है। भला कौन सी अच्छी चीज उन दिनों ताड़ से बढ़ते विधान नामक बालक को प्रिय नहीं थी। एक एक रसगुल्ला आता सबके हिस्से में, बच्चों के 2-2। पिताजी उसी हिसाब से लाते हैं शायद। हालांकि माँ और चाचा को कभी रसगुल्ला खाते नहीं देखा विधान ने। माँ जबरदस्ती अपना रसगुल्ला दादी को दे देती, कहती है बाल वृद्ध बराबर है। पर चाचा के हिस्से का रसगुल्ला अक्सर विधान के हिस्से में पड़ता है। बाड़ी की ओर बुला ले जाकर चाचा अपना रसगुल्ला
विधान के मुंह में डाल देते, कहते झटपट खा ले वरना चिल्लर पार्टी पहुंच जाएगी, चील की तरह झपट लेगी, देखता रह जाएगा। विधान वह रसगुल्ला जल्दी जल्दी खा लेने के बाद सोचता, चाचा अपने हिस्से का रसगुल्ला उसे न देकर अपने बेटे विराज को भी दे सकते थे, क्योंकि खाने में वह भीम है। पर अपने बेटे और भाई के बेटे में अंतर करने जैसी कोई बात जब इस घर में होती ही नहीं थी, तो फिर रसगुल्ले को लेकर क्यों हो। चाचा पिताजी की तरह बुद्धिमान और कमेरे नहीं थे। जिस काम में भी हाथ डालते वह डूब जाता। पिताजी का काफी पैसा डूब गया चाचा के हाथों। क्रमशः चाचा निकम्मे साबित हुए। चाचा का काम था खेती बाड़ी संभालना, संयुक्त परिवार था। कोई एक निकम्मा हो भी जाए तो भूखा नहीं रहता था। किंतु विधान ने चाचा को कभी निकम्मा नहीं समझा। चाचा जितना काम करते हैं संभवतः घर में उतना काम और कोई नहीं करता। चाची के जिम्मे चूल्हा चौका है। उनके जीवन का सारा समय बीत गया रसोई घर में। खा पीकर चौका बर्तन समेटते समेटते आधी रात हो जाती है। चाची की कमर जकड़ जाती, सुबह उठ नहीं पाती। विधान ने कितनी बार देखा है चाचा को चाची के पैर दबाते, घुटनों पर मलहम मलते। कहते हैं वह सब जोरू के गुलाम का काम है, लेकिन विधान जानता है कि चाचा जोरू के गुलाम नहीं है। ऐसा हुआ होता तो इतने बड़े संयुक्त परिवार की नींव डोल गई होती। चाची की तबीयत का ध्यान चाचा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। चाची सारा काम निपटा कर माँ के पैर दबा देती। चाची छोटी बहू जो ठहरी, लेकिन माँ इतने सारे काम नहीं करती। बड़ी बहू होने के कारण नियमानुसार पल्लू में चाबियों का गुच्छा लटकाए घर की देख रेख करती। चाची रहती जी हुजूरी बजाने में, लेकिन यह माँ का चाची पर अत्याचार नहीं है, संयुक्त परिवार का नियम है। पर चाची को खाने पीने की कमी नहीं थी। माँ और चाची एक ही बर्तन में खाना खाती। चाचा चाची के बच्चों के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। चाची सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, इसलिए चाचा सुबह से चूल्हे के पास जाकर एक पतीला चाय चढ़ा लेते हैं। घर के सभी लोगों को, यहाँ तक कि नौकर चाकर सबको चाय देते। उसके बाद बच्चों का नाश्ता, सूजी साबूदाने की खीर तथा औरतों के पखाल पानी मिला भात, खाने को सब्जी या भुंजड़ी बनाते हैं। चाची कमर दर्द के कारण देर से नहाती है, बिना नहाए रसोई में कैसे जाएगी। चाचा निकम्मे कहलाने पर भी पुरुष है। वे बिना नहाए धोए रसोई में घुस सकते हैं, सब्जी भुंजड़ी बना सकते हैं। शादी विवाह पर्व त्योहार के समय चाचा दिन रात बैठे खाजा मालपुआ बूंदी बनाते हैं। इस काम में वे दक्ष हैं। चाची भी चाचा की तरह इतने स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बना पाती। मालपुआ चाचा के हाथों जितना स्वादिष्ट बनता है, चाची के हाथों नहीं बन पाता। मालपुआ खाते ही पता चल जाएगा चाचा ने बनाया है या चाची ने। सुबह 2-3 बार चाय बनती है। चाचा बिना नहाए चूल्हे के पास बैठे 2-3 बार चाय पी लेते। चाय के साथ लाई या भुना चिवड़ा भागते जाते। बस उतना ही होता चाचा का सुबह का नाश्ता। कभी कभी हलवा बनाते तो उसमें से थोड़ा सा खा लेते। चाचा का पक्षियों सा आहार है, इसलिए शरीर इतना कमजोर है। सुबह सभी बच्चों को नहला देते हैं चाचा। पैंट शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देते हैं। स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों को गोद में लिए घुमा करते हैं। इतने बड़े परिवार में 4-5 औरतें हैं, पर वे साल दर साल सिर्फ बच्चा पैदा करती हैं। बच्चों को पालने की फुर्सत नहीं होती उन्हें। चाचा पूरी दोपहरी खेत बाड़ी का काम देखते हैं। शाम के वक्त बच्चों को इकट्ठा करके कहानी सुनाते हैं, ताकि खाना बनने से पहले कोई ऊँघने न लगे। इन सब के अलावा बंधु बांधवों की आव भगत, ठाकुर बाड़ी संभालना भी चाचा का ही काम है। गाय बैल को समय पर पानी पिलाना, सानी करना, गोबाड़ा ठीक से साफ हुआ है या नहीं देखना चाचा का ही काम है। सभी दूध दही घी खाते हैं, पर गोबाड़ा दोहारा कोई नहीं देखता। तलैया साफ करवाना, नारियल के पेड़ झड़वाना, किससे क्या लेन देन करना है, सब आसानी से करते हैं चाचा। लेकिन ये सब काम पुरुष के लिए काम नहीं गिने जाते।
जिस काम से 2 पैसे न मिले उसे भला काम में कौन गिनता है। ये सब औरतों के काम है, इसलिए चाचा के काम में कोई यश नहीं होता। पिताजी कचहरी में काम करते हैं, घर पर दामाद मेहमान है। पिताजी नौकरी करते हैं, इसलिए या बड़े बेटे हैं, उनकी खातिरदारी चाचा से अधिक होती है। बच्चों का समझ पाना मुश्किल है, लेकिन सभी इतना जानते थे कि पिताजी घर के मुखिया है और चाचा है वयस्क का आश्रित। घर में यदि पिताजी और चाचा का चूल्हा चौका और जमीन जायदाद अलग हो जाए तो चाचा के हिस्से में जितनी आय आमदनी होती, पिताजी के हिस्से की जमीन से उतनी नहीं होती। इसके बावजूद चाचा जी हुजूरी करते, पर इससे चाचा के मन में कोई दुख नहीं था, पिताजी के मन में पाप नहीं था। यह भी संयुक्त परिवार का नियम है। चाचा बच्चों को खूब चाहते थे। मंदिर पर कबूतर बैठने की तरह बच्चे चाचा के कंधे पीठ पर चढ़े रहते। दोनों कंधों पर 2 बच्चों को बिठाए चाचा को बाहर घूमते देखना रोजाना का दृश्य था। पीठ पर चीनी बोरा बनाए घुमाएंगे बड़े बच्चों को। हालांकि बच्चों में उन दिनों के विधान और आज के विधान बाबू थे चाचा के सबसे प्रिय। उसकी एकमात्र वजह थी कि विधान उन सब से अलग थे। संयुक्त परिवार के हो हल्ले में पढ़ाई की ओर किसी का ध्यान नहीं था, न मुखिया का न बच्चों का। गाय बैल की रखवाली के लिए जिस तरह एक चरवाहा बालक नियुक्त किया गया था, उसी तरह बच्चों की रखवाली के लिए एक मैट्रिक फेल ट्यूशन मास्टर नियुक्त किया गया था। नाम के लिए पढ़ाई, बाकी का समय बच्चों के झगड़े और फौजीदारी की गवाही देने के लिए मास्टर जी सजग रहते थे। तालाब में बच्चे ज़्यादा देर तक डुबकी नहीं लगाएंगे, इसके लिए मास्टर जी छड़ी लेकर खड़े रहेंगे। खाना खाते जूठन नहीं छोड़ना है, इसके लिए मास्टर जी छड़ी लेकर खड़े रहेंगे। दोपहर बाड़ी बरामदे में घूमने को मना करते हुए उन्हें चुपचाप सुलाने के लिए मास्टर जी छड़ी लेकर पहरा देते हैं। शाम को खेलते समय मारपीट करके बच्चे आपस में सिर ओठ न फोड़ फाड़ डाले, इसलिए मास्टर जी छड़ी लिए खड़े रहते थे। शाम को भी मास्टर जी के हाथ में खड़िया नहीं होती थी, छड़ी होती थी। गरीब मास्टर के सिवा इन शरारती बच्चों को और कौन संभालेगा। माँ बाप भी बच्चों की शरारत खुद न संभाल पाकर मास्टर जी को बुलाएंगे। मास्टर जी जरा इधर आइए तो लगाइए इस लड़के को 2 छड़ी, जरा पूछिए तो इससे बात क्यों नहीं मान रहा। लेकिन चाचा बच्चों के सारे उल्हाने सह जाते हैं, कभी किसी को उंगली तक नहीं छुआते। हो सकता है इसलिए चाचा के चारों लड़के आवारा है। विधान बचपन से ही शांत शिष्ट है, पढ़ाई में मन लगाता है। मास्टर जी की बेत उस पर नहीं पड़ती, हर कक्षा में फर्स्ट, इसलिए विधान है चाचा के गले का हार। हमेशा विधान विधान करते रहते हैं, पहले विधान फिर विराज। यदि पहले विराज को पूछते फिर विधान को तो लोग कहते चाचा ने पक्षपात किया है, पर विधान पहले विराज पीछे होने के कारण लोग चाचा को कहते देवता समान। अपने बेटे को पीछे करके भाई के बेटे को आगे रखा है। अपनी बदमाशी के लिए विराज को चाचा से अक्सर डांट पड़ती, विधान को हमेशा वाहवाही और शाबाशी। शायद इसलिए विराज अधिक बदमाशी करने लगा है। विराज दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। उसके चेले बने हुए थे अन्य सभी भाई। विधान को माइनर कक्षा की छात्रवृत्ति परीक्षा देने 5 मील दूर हरिपुर स्कूल जाना था, पर जाएगा कैसे। गाड़ी मोटर नहीं चलती थी उन दिनों। चाचा को साइकिल चलानी नहीं आती थी, पिताजी को साइकिल चलानी आती थी, पर कचहरी का काम छोड़कर वे नहीं जा सकते। चाचा ने कहा कोई चिंता नहीं, विधान कमजोर है, चल नहीं सकता, मैं उसे कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगा। केवल परीक्षा के दिनों में ही नहीं, बल्कि महीना भर पहले हरिपुर स्कूल के एक शिक्षक के पास छात्रवृत्ति परीक्षा के संभावित प्रश्न हल करने के लिए विधान को कंधे पर बिठाकर चाचा हरिपुर गए। गर्मियों के दिन गर्म रेत, पैर जलते रहते थे। चाचा को जरूर कष्ट होता होगा क्योंकि नंगे पैर है। चाचा चप्पल नहीं पहनते, पिताजी चप्पल पहनते हैं क्योंकि वे कचहरी में काम करते हैं।
खेतीबाड़ी का काम करने वाला कौन सा गांवली आदमी चप्पल पहनता था उन दिनों? यदि किसी ने पहनी होती तो लोग कहते फैशन दिखा रहा है। इसलिए चलते चलते चाचा के पैरों में छाले पड़ जाने पर भी चाचा ने चप्पल पहनने की इच्छा नहीं दिखाई। चाचा के लिए एक जोड़ी चप्पल न खरीद पाने जैसी हालात नहीं थी घर की, किंतु किसी के दिमाग में यह बात घुसी ही नहीं। घुसती भी क्यों? चाचा तो कारोबार करने वाले कमाऊ आदमी नहीं थे। 5 लोगों के बीच उठना बैठना तो होता नहीं, फिर क्यों पहनते चप्पल? विधान चाचा के कंधे पर बैठा था, सिर पर छाता लगाए। चाचा उचक उचक कर चलते गर्म रेत पर। हरिपुर पहुंचने तक चाचा के पैरों की दुर्गति हो जाती। विधान की पढ़ाई खत्म होने तक चाचा स्कूल के चबूतरे पर बैठे थकान मिटाते। विधान के आने पर उसे बाजार में नाश्ता करवाते, खुद चाय पीते कभी कभार, साथ में 2 सूखे बड़े। विधान को कंधे पर बिठाकर लौटते समय पूछते, कोई परेशानी तो नहीं है बेटे? मुझे क्या परेशानी होगी? चल तो तुम रहे हो दिन में 10-20 मील गर्म रेत पर, मैं तो मजे में बैठा हूँ कंधे पर। पर पढ़ाई तो तू कर ही रहा है, दिमाग खपाने में बहुत कष्ट है। भाई भी उसी तरह कचहरी में काम करते हैं दिमाग खपा कर। भला मेरा क्या काम? गया आया खाया पिया बस, दिमाग गर्म होने जैसा कुछ नहीं। कष्ट क्यों होगा? किंतु चाचा तुम्हारे पैरों को कष्ट होता होगा, गर्म रेत से तुम्हारे पैरों में फपोले भी निकल आए हैं। चाचा ने अपनी लंबी ठोड़ी पसारते हुए मुस्कुराकर कहा था, कोई बात नहीं, हमेशा तो रहेगा नहीं यह कष्ट। तेरे इम्तिहान तो खत्म होने ही वाले हैं। छात्रवृत्ति पाने के बाद तू हरिपुर हाई स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, भविष्य में हमारे वंश का नाम उजागर करेगा। विधान ने रूंधे हुए स्वर में कहा था, लेकिन चाचा मुझे कंधे पर ढोते ढोते तुम्हारे दोनों पैरों में फपोले पड़ने का बहुत दुख है मेरे मन में। दुख क्यों है रे पगले? बड़ी नौकरी करने पर क्या मुझे एक जोड़ी चप्पल नहीं खरीद देगा? चाचा ने कहा था। चकित उल्लास में विधान ने पूछा था, तुम्हें चप्पलें खरीद देने से तुम चप्पलें पहनोगे चाचा? क्यों नहीं पहनूंगा रे? निकम्मा होने के कारण किसी और के पैसों की चप्पलें पहनने से लोग हंसेंगे, बेटे के पैसों की पहनने से भला कौन हंसेगा? चाचा ने आत्मविश्वास के साथ कहा था। विधान को छात्रवृत्ति मिली थी। छोटे से गांव के और भी छोटे बाजार में तहलका मच गया कि महंती परिवार के एक बच्चे को छात्रवृत्ति मिली है। पिताजी की मालिश करते करते नाऊ ने पूछा, मालिक सुना है आपके भतीजे को छात्रवृत्ति मिली है? कुछ भी हो, मालिक के वंश का नाम रोशन हो गया। पिताजी ने एक ब्रह्म तमाचा जड़ दिया नाऊ के गाल पर। आंखें लाल करते हुए कहा था, क्यों बे साले, आज तक नहीं जान सका कि विधान मेरा बेटा है? कहता है भतीजा, जा बाजार में घूम घूम कर कहना कि मेरे भतीजे को नहीं, मेरे बेटे विधान को छात्रवृत्ति मिली है। पिताजी ने 10 रुपये बख्शिश दिए थे नाऊ को। नाऊ ने दांत निपोड़ते हुए कहा था, छोटे मालिक कंधे पर बिठाकर हरिपुर ले जाया करते थे, इसलिए समझा था आपका भतीजा है। तो क्या हो गया? बेटे और भतीजी में फर्क ही क्या है? क्या भतीजे को कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाया जाता? मुझे फुर्सत ही कहा, पिताजी ने गुस्से में कहा था। चाचा ने जब सुना बहुत हंसे थे। कहा था, विधान को जन्म देने के बाद शोर मच गया कि भाभी बस जाने वाली है। भैया ने खुद मेरी बीबी को बुलाकर कहा, आज से यह लड़का पहले तुम्हारा है, बाकी सबका बाद में। इसकी माँ के बचने की कोई उम्मीद नहीं। और आज जब विधान को छात्रवृत्ति मिली तो कहते हैं विधान उनका बेटा है। खुशकिस्मती से भाभी बच गई, किंतु भैया की बात माने तो विधान मेरा पहले है, बाकी लोगों का बाद में। पिताजी के जाने के काफी दिनों बाद तक चाचा नाव का ब्रह्म तमाचा याद करके मुस्कुराते, फिर लंबी सांस छोड़ते कि विधान कितना मेहनती था, मन लगाकर पढ़ाई की, बड़ा ऑफिसर बना, हजारों रुपए कमाए, भैया कुछ देख नहीं पाए। सचमुच विधान बाबू के पिता 52 घाटी इलाके में चल बसे
उस समय विधान बाबू की उम्र 13 या 14 साल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी निष्ठा और बुद्धि के बल पढ़ाई की और नाम कमाया, ऊंचे ओहदे पर रहे। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि चाचा ने कुछ नहीं किया? यह सच है कि विधान बाबू को छात्रवृत्ति मिली थी, पर क्या सिर्फ उतने में ही उनका गुजारा हो गया? चाचा गांव से चिवड़ा, चावल, लाई, गुड़, नारियल, घी, बढ़िया लेकर उसके पास जाया करते थे। विधान बाबू चाचा को मानते थे। चाचा के सांस रोग के लिए च्यवनप्राश, विटामिन के साथ साथ मिठाई और फल गांव भेजा करते। चाचा उतने से ही खुश हो जाते, आशीर्वचन उड़ेल देते विधान बाबू पर। देखते देखते विधान बाबू बूढ़े हो गए। चाचा थुलथुल बूढ़े, अब शहर नहीं जा पाते। बेटे बहू से जितनी सेवा शुरू सा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। रोज रोज कौन पूछता है बूढ़ों को? विधान बाबू भी नौकरी के दौरान बीवी बच्चों के साथ आज कटक तो कल कोरापुट में तैनात रहते। बूढ़ा बूढ़ी को साथ लेकर कितनी जगह घूमेंगे। चाचा चाची भी गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर नहीं जाएंगे। भला उन्हें शहर अच्छा लगेगा? आजकल चाचा चल फिर नहीं करते। चाची उन्हें ढो रही थी। सांस रोग बढ़ गया था, शरीर कमजोर, उम्र काफी, पका आम। विधान बाबू भी दायित्व जंजाल छोड़कर गांव में महीना 15 दिन नहीं रह पाते। मिठाई वगैरह लेकर गांव जाते, दूसरे दिन लौट आते। पिछली बार चाचा की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। पास पड़ोस बंधु बांधव ने अच्छी अच्छी खाने की चीजें लेकर उन्हें देखना जाना शुरू कर दिया था। अर्थात इस बार ऊपर से बुलावा आने का वक्त आ गया था। खबर पाकर विधान बाबू भी गए थे। कंदरपुर का रसगुल्ला एक हांडी ले गए थे। चाचा को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाचा के हिस्से के रसगुल्ले विधान बाबू को ही खाने पड़े थे। चित्रा चाचा के पास बैठकर उन्हें रसगुल्ला खिलाने लगी। मुंह में रसगुल्ला लेने से पहले चाचा ने पूछा, विधान को रसगुल्ला दिया है ना? मानो विधान बाबू अब भी बच्चे हो। विधान बाबू की आंखें भर आई। किसी चीज की इच्छा हो तो मन खोल कर कह दो, भतीजा आया है, पैसों का अभाव नहीं, जो भी कहोगे कटक से ले आएंगे, गाड़ी से आए हैं, चिंता क्या है? टोला पड़ोस के लोग पूछ रहे थे बुढ़ऊ से। चाचा की अंदर धसी आंखों के कीचड़ मिले आंसू निकल आए। कांपते स्वर में कहा, विधान मेरा भतीजा नहीं, बेटा है। मेरा बेटा, भाई का भी बेटा। बेटे के सिवा वह किसी का भतीजा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, वह तुम्हारा बेटा है, यह हाट बाजार में सभी लोगों को मालूम है। इसलिए नाऊ ने भाई साहब से ब्रह्म तमाचा खाया था, याद नहीं? चाची ने कहा। चाचा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अतीत को याद करते हुए बोले, भैया ने भी बच्चे को मात दे दी थी उस दिन। चलो अब बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? किसी ने पूछा। इच्छा? हाँ, बहुत दिनों से एक इच्छा थी, एक जोड़ी चप्पल पहनने की। भैया जैसा मैं बन नहीं सकता, पर उनकी तरह एक जोड़ी चप्पल पहनकर चलना चाहता हूँ। विधान ने कहा था, बचपन की बात है, शायद भूल गया, वरना क्या वह मामूली चप्पलें नहीं खरीद सकता था? अब क्या करूँगा, पैर फूलकर इतने मोटे हो चुके हैं, अब चप्पल नहीं घुसेगी। संभव है सूजन कम हो जाए, वैद्य ने तो कहा है। फील पांव की तरह फूले पैरों और पिंडलियों की ओर व्याकुल हो देखा चाचा ने। मौत के दरवाजे पर खड़े होने पर भी भला मरना कौन चाहता है? चाचा की बातें सुनकर विधान बाबू का मन भीतर से करूर गया। सचमुच वे चाचा के पूरे जीवन काल में उनके लिए एक जोड़ी मामूली चप्पल तक नहीं खरीद सके। विधान बाबू ग्लानि से उदास हो उठे। ऐसा नहीं था कि वे चप्पल खरीदने की बात भूल गए थे। चाचा के कंधे पर बैठकर परीक्षा देने जाने की बात, छात्रवृत्ति पाने की बात भला कैसे भुलाई जाएगी? लेकिन उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि चप्पल पहनने की अभिलाषा उनके मन में लगातार बनी रही है। सोचा था चाचा ने बच्चे का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा होगा। यदि चाचा के मन में सचमुच ऐसी कोई अभिलाषा थी तो चाचा ने कम से कम विधान बाबू या चित्रा को याद क्यों नहीं दिलाई? चाची तो खुलकर बातें करती है, गरम चादर, दवाइयाँ, छाता, जो भी चाहिए याद दिलाई है, पर संभवतः संकोच कर गई। शायद इसलिए कि विधान बाबू बेटा नहीं भतीजा है।
क्या बेटा होते तो मांगा होता उन्होंने। विधान बाबू ने भी सोचा एक दो बार चाचा को चप्पल खरीद देंगे। फिर सोचा चाचा चप्पल पहनकर जाएंगे कहाँ, क्या सचमुच पहनेंगे? कहीं सबकी तरह विधान बाबू ने भी तो यह नहीं मान लिया था कि चाचा जैसे निकम्मे आदमी को चप्पल नहीं पहननी चाहिए। वादा करके चप्पल न खरीदना क्या इस बात का सबूत नहीं है कि विधान बाबू ने भी चाचा को पिताजी से नीचे ही रखा। मन मारकर विधान बाबू लौट आए, किंतु उसी दिन चाचा के लिए एक जोड़ी चप्पल भी खरीद लाए। ईश्वर चाहेंगे तो पैरों की सूजन कम हो जाएगी। कम से कम एक बार तो चप्पलें डाल ही लेंगे चाचा पैरों में। चाचा के पैरों की सूजन सचमुच कम हो गई थी। चाचा खुश हो रहे थे अपने झुर्रीदार पैरों को देखकर। विधान बाबू को चाचा के पैरों में चप्पलें पहनाते देख शरारती नाती नातिन खिलखिलाकर हंसने लगे। उनमें से किसी ने कहा, दादाजी बेत लेकर कचहरी जो जाएंगे। गनीमत थी कि चाचा को ठीक से सुनाई नहीं देता, किंतु औरतें होठ दबाकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, मरते समय बुढ़ऊ को शौक चर्रा रहा है। विधान बाबू खुद को अपराधी समझ रहे थे। क्यों किया उन्होंने यह मजाक? खुद को ग्लानि मुक्त करने के लिए वे चप्पल खरीद कर लाए हैं, चाचा के पहनने के लिए नहीं। यह बात उन्हें खुद को नहीं, वहां उपस्थित सबको साफ साफ दिख रही थी। क्या जरूरत थी मौत के मुंह में जाते चाचा के लिए चप्पल खरीद कर लाने की? चाचा चल बसे। चप्पलों की जोड़ी वहीं रखी थी पैरों के पास। मरते दम तक कहते रहे, उन्हें वहीं रहने दो, मेरे विधान ने खरीदी है। शायद फिर उठकर चलने लगूं। शायद विधान की खरीदी चप्पलें पहनकर चलने के लिए ही भगवान मुझे जिला दे। मरते समय बहुत बेचैन हो उठे थे जीने के लिए। विधान बाबू की खरीदी चप्पलों में इतनी शक्ति कहाँ थी कि वे चाचा की लौटती गाड़ी को रोक सके। चाचा के क्रियाकर्म के बाद विधान बाबू चाचा की वे चप्पलें माथे से लगाकर बगल में दबाकर वहां से ले आए, जिन्हें चाचा के पैरों का स्पर्श सिर्फ एक बार मिला था। 14 वर्ष के बाद लौट आने का वचन भरत को दिया था रामचंद्र ने। चाचा ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, लेकिन उदास गर्मियों में धू धू करती दोपहरी में जब धरती जल रही होती, चाचा उन्हीं चप्पलों को पहनकर थप थप करते विधान बाबू के सीने पर चल रहे होते हैं। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी प्रतिभा राय की लिखी बहुत ही मार्मिक कहानी पादुका पूजन। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।